प्रधानमंत्री की ये विशेषता है कि ऐतिहासिकता और धार्मिकता दोनों को आपस में ऐसा कंबाइन कर देते हैं कि लोग जो है भाव विभोर हो जाते हैं। और बनारस तो अलग अलग रंगों की नगरी है, यहाँ पे आपको सब रंग दिखते हैं और शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ने के लिए अब बनारस को चुना, क्योंकि बनारस में जितने रंग आपको मिलेंगे राजू और आपको कहीं न मिली। मतलब अगर यहाँ देखा भोजपुरी में, कल मैं बहुत सारे होर्डिंग्स देख रहा था, भोजपुरी अपने आप में बड़ी मीठी भाषा है और इसकी होर्डिंग भी यहाँ पे लगा दी गई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री बस निकलने वाले हैं, लोग एक्टिव हो गए हैं। राजू, आप दिखाते रहे तस्वीरें, आप बताते रहे प्रधानमंत्री के बारे में। ये पूरी तरीके से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जब तक प्रधानमंत्री बाहर आते हैं आप कमेंट्री भी करते रहे और दिखाते भी रहे। राजू, आप हमारे सामने देख रहे हैं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 लगा हुआ है। 77 जो है वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और मैं आपको बता दूं कि एसपीजी और पुलिस के लोग एक्टिव हो गए हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने अंदर जो है अपना निर्वाचन पत्र जो है पूरा कर लिया है, लेकिन अंदर जो है अभी औपचारिकता चल रही होगी। जो इतने सारे घटक दलों के नेता आए हैं उनसे मिलने का क्रम चल रहा होगा, उनसे फीडबैक लिया जा रहा होगा, क्योंकि राजनीति में तो बहुत सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बिहार से जो है पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, तो बिहार की पूरी रिपोर्ट जो है मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को एक अलग से जो है मिल गई होगी। उसके अलावा आप देखिए पवन कल्याण जो है वो तेलंगाना से आए हैं, मुझे लगता है कि पवन कल्याण से भी बातचीत हो रही होगी। एकनाथ शिंदे और प्रफुल्ल पटेल जो है वो महाराष्ट्र से आए हैं, उनसे भी बातचीत चल रही होगी। ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये तीनों के तीनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं। इन तीनों लोगों से भी बातचीत चल रही है, क्योंकि ये सहयोगी लोग हैं, सहयोगी गठबंधन में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा आप देखें हरदीप सिंह पुरी जो कि दिल्ली से आए हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनसे बातचीत हो रही होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और विशेषता है कि वो लोगों को सुनने में यकीन रखते हैं, उनको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। और मैंने यही देखा है, यही महसूस किया है, कम बोलना ज्यादा सुनना और उससे निष्कर्ष निकालना, ये जो है वो ये भी जो बात है वो बाकी लोगों को जो है प्रधानमंत्री को अलग बना देती है। और मैं समझता हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि मोदी के जो काम करने की स्टाइल है वो जो है बहुत बिना कुछ बताए, बिना कुछ किसी से कहे काम करने में यकीन करते हैं। उसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण राजू बताता हूं कि जब काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने का निर्णय लिया गया तब किसी को हवा नहीं थी, क्योंकि उस समय कोविड एकदम पीक पे था और लोग जो है अपने घरों में कैद थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे। पहली बार जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा बजट का आवंटन किया गया। 314 जो है ऐसे इमारतों को चिन्हित किया गया जो उस कॉरिडोर में पड़ते थे। उन लोगों से कांटेक्ट किया जाने लगा जो विदेश में रहते थे, बाहर रहते थे, जिनके मकान, घर, मंदिर जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास पड़ते थे। उन सभी लोगों के साथ सहमति बनाई गई। उसके अलावा एक अलग से ऑफिस बना दिया गया काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में, जो 24 घंटे सिर्फ यही काम करता था कि वहां पर जो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करना, बातचीत करके सहमति बनाना, उनको मुआवजे की रकम देना, ये सारा का सारा काम 24 घंटे चलता था। ये इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में कितनी मेहनत की गई है, कितना काम किया गया है, क्योंकि अंदर की बातें लोगों को पता नहीं होती राजीव। बाहर से लोग जब चीजों को देखते हैं तो उसको महान बनाते हैं राजू। हाँ, आप बोलते रहें, क्योंकि अब प्रधानमंत्री की हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वो अपने नामांकन पर्चे को दाखिल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन समय कुछ ज्यादा लगता दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री के नामांकन पत्र दाखिल करने के। राजू मैंने बोलिए। राजू, मैं यही कहना चाह रहा था कि एनडीए घटक दल के जो लोग हैं ना वो भी अंदर हैं और उनकी बड़ी संख्या है। और आप समझ सकते हैं कि अगर एनडीए घटक दल के लोग अंदर हैं तो उनके साथ एक औपचारिक बातचीत, मुलाकात हो रही होगी, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अंदर हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंदर हैं। तो औपचारिकता तो पूरा करना पड़ता है राजू, क्योंकि राजनीति में और औपचारिकता जो होती है वही देश और दुनिया देखती है, पीछे की राजनीति को कभी नहीं देख पाती है। लेकिन हमारा काम है कि हम पीछे की राजनीति और पीछे की जो रियल स्टोरी है उसको जनता के सामने बताने का काम करें। जैसे मैंने आपको कहा कि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अंदर हैं, जीतन राम मांझी भी वो अंदर हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो है एनडीए के घटक दल हैं। हाँ, नीतीश कुमार यहाँ पर नहीं दिखे, जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो यहाँ नदारत हैं, वो जो नहीं आए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आप देखिए कि हर जगह से जो है, जो एनडीए के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। तो वो औपचारिकताएं निभाई जा रही होंगी, लोगों से बातचीत चल रही होगी राजू, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी सारे काम का रिहर्सल तो पहले ही हो चुका था। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बची हुई है कि कब जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलें, जनता का अभिवादन स्वीकार करें, क्योंकि उनको रुद्राक्ष भी जाना है और यहाँ से निकलने के बाद जो है किसी और जगह पे प्रचार में भी जाना है। लेकिन आपको राजू एक और बात मैं बताना चाहता हूं, अगर इन दिनों अगर आप देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या को देखें, तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं। आपने देखा कि कल बिहार में उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर खिलाने का काम किया, रोड शो किया, और रोड शो करने के बाद जो है प्रधानमंत्री जो है बनारस पहुंचे। बनारस आने के बाद 4 घंटे का रोड शो किया। रोड शो करने के बाद जो है वो कार्यकर्ताओं से मिले, अपने नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। उसके बाद सुबह उठने के साथ ही जो है वो गंगा की पूजा करने के लिए निकले, काल भैरव का दर्शन करने के लिए निकले, और अब अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो है बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो ये सारा कुछ जो है एक साथ बहुत आसान नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स करते हुए देखा है और बहुत सारे नेताओं को बहुत करीब से देखा है, लेकिन इस तरह का ऊर्जावान, इस तरह के एनर्जी से लबालब व्यक्ति को मैंने पहले नहीं देखा था। और ये अपने आप में जो है बाकी लोगों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग बना देती है। ये बहुत अहम है और ये लोगों को सोचने पे मजबूर भी कर देती है कि अगर आप काम करेंगे तभी आप महान बन पाएंगे। सपने खुली आंखों से देखिए, बंद आंखों से मत देखिए, क्योंकि बंद आंखों से देखे गए सपने पूरे नहीं होते, खुली आंखों से देखे गए सपने ही पूरे होते हैं। कलाम ने शायद ये बात इसीलिए कही है। जी हाँ, हम लगातार तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। अरविंद, जो आप बात कह रहे हैं उसी से जुड़ी तस्वीरें 2014 के नॉमिनेशन दाखिल करने की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 2019 की भी दिखा रहे हैं और अब 2024 की भी दिखा रहे हैं। और इन तीनों नॉमिनेशन के दौरान आप कहीं ना कहीं बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के इस चुनावी समर से जुड़े भी रहे हैं। लोगों का उत्साह बनारस में आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? क्या नॉमिनेशन सेंटर के आसपास दूर दूर तक बैरिकेडिंग की गई है जिससे लोग ना आ पाए, या फिर लोग मौजूद हैं वहां पर? अरविंद राजू, देखिए ऐसा है कि हम लोगों को तो एक कॉरिडोर में जो है एक कॉर्नर में एक किनारे करके रोक दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एसपीजी की सुरक्षा के नियम कितने सख्त होते हैं। लेकिन पब्लिक को आप रोक नहीं सकते। हमारे पीछे ढेर सारी पब्लिक दिखाई पड़ रही है। मैं भी प्रधानमंत्री महोदय का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग पब्लिक के बीच में ही चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पब्लिक ही जो है, जो जनता है वही जनार्दन है। और मुझे भी लग रहा है कि 12:20 होने जा रहे हैं। 11:45 के आसपास जो है प्रधानमंत्री जो है इस जिलाधिकारी कार्यालय में अंदर गए थे, और 15 मिनट उधर और 20 मिनट इधर, यानी 35 मिनट के आसपास का समय जो है वो बीत चुका है। और लोगों के दिलों की धड़कनें इसलिए भी बढ़ रही हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, कौन सी किससे क्या बातचीत हो रही होगी, पशुपति पारस और चिराग पासवान आपस में क्या बात कर रहे होंगे। क्योंकि राजीव, जब आप तस्वीरों के माध्यम से कुछ देखते हैं और आपको वहां के बारे में जानकारी नहीं होती ना, तो सिर्फ कयास लगाया जाता है। और मैं समझता हूं कि ये कयास भी बड़ा मायने रखता है। मुझे लग रहा है आप जो बात कह रहे हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की तस्वीरें प्रधानमंत्री के नामांकन के साथ ही उतनी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनने वाली हैं जो आप बात कर रहे हैं। अरविंद राजू, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पशुपति पारस की तरफ से कहा गया कि कई फोन चिराग पासवान को किए गए, लेकिन चिराग पासवान ने फोन नहीं उठाया। चिराग पासवान की तरफ से पशुपति पारस को फोन किया गया जिस दिन चिराग पासवान का नॉमिनेशन था, उसके लिए उसमें पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ने फोन एक दूसरे का नहीं उठाया। तो ये जो बात है, ये जो तलखी है, मैंने रामविलास पासवान को भी राजनीति करते हुए देखा था, और मैंने देखा था कि किस तरीके से जो है रामविलास पासवान ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा था। रामविलास पासवान का इस दुनिया के जाने के साथ ही पूरा परिवार बिखर गया। पशुपति पारस और उनके बेटे अलग हो गए। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए, उन्होंने जो है लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ दिया। बाद में चिराग पासवान ने पूरे बिहार की यात्रा की, और बिहार की यात्रा करने के बाद अपने आप को सशक्त किया, बड़ा बनाया, अपने चाचा से कद में बड़ा बनाया, और उन्होंने राजनीति की बाजी मार ली। इस बार जब लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की बात हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को तरजीह दी और पशुपति पारस को एक किनारे कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है राजनीति में। ये महत्वपूर्ण है राजीव की आप क्या करते हैं और जो करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है,
ये मायने रखता है। और चिराग पासवान ने जो अलग अलग जगहों की यात्रा की उसका इम्पैक्ट पड़ा, और पशुपति पारस जो है सिर्फ अपने मंत्री पद को संभालने में लगे रहे तो जनता उनसे दूर चली गई, और भारतीय जनता पार्टी भी उनसे दूर चली गई। भले ही वो घटक दल में है, लेकिन वो चुनाव उनकी पार्टी और उनके कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, प्रफुल्ल पटेल की बात करते हैं। प्रफुल्ल पटेल के बारे में मैं बता दूं कि वो शरद पवार के बहुत खास हुआ करते थे। मैंने जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मैंने देखा था कि प्रफुल्ल पटेल जो है एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, क्या उनका जलवा था, क्या तूती बोलती थी। आज जो है वो अजीत पवार के साथ हैं। चाचा और भतीजे में जब टूट पड़ी तो उन्होंने भतीजे का साथ लिया, क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य जो है वो भतीजे के साथ सुरक्षित है। और आज प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ एकनाथ शिंदे के साथ नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए आए हैं। अरविंद, वो एक शब्दावली कही जाती है बनारस में ऐसे मौकों पर कि बनारस बम बम बोल रहा है, तो प्रधानमंत्री के इस 2 दिनों के दौरे में क्या आपको वाकई बनारस बम बम बोलते हुए दिखाई पड़ा? राजू, ये शब्द है कि बम बम बोल रहा है काशी, और इस पे तो भजन गाना सब कुछ बन चुका है ना। और आपने गाना गाते हुए भी सुना होगा कि बम बम बोल रहा है काशी। तो मोदी के आने के बाद जो है काशी बम बम बोल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जनता भी बम बम बोल रही है। अच्छा। और यहाँ पे जो नेता आ गए हैं वो भी बम बम बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके त्रिपुंड लगा के वो अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो यही विशेषता है राजू कि बम बम बोल रहा है काशी, और हम लोग भी प्रधानमंत्री के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जो है वो वक्त दूर नहीं है कि प्रधानमंत्री जब बाहर निकलेंगे, क्योंकि क्या है, राजनीति में आप कोई चूक नहीं कर सकते हैं। जरा से भी चूक हुई और आप कितना पीछे चले जाते हैं, ये राजनीति ने कई बार बताया और दिखाया राजू। जो नॉमिनेशन पेपर है उसको बहुत बारीकी से आपको भरना होगा, नहीं एक छोटी सी त्रुटि और आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में चर्चा और आपका नॉमिनेशन खारिज। आपने देखा भी कई लोगों का नॉमिनेशन राजू खारिज हुआ, बड़े लोगों का नॉमिनेशन खारिज हो गया। तो ऐसे में जल्दबाजी भारी न पड़े, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा और इसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से मोदी का काम करने का तरीका है, उनको कहीं भी किसी मामले में जल्दबाजी पसंद नहीं है। पुलिस के लोग जो है एक्टिव हो गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है लोग जो है बड़े अफसर बाहर निकल रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब बाहर निकलने वाले हैं। हमारे आसपास ढेर सारे कैमरामैन खड़े हैं, वो तस्वीरों को कैद करने के लिए बेचैन हैं, और ये दृश्य भी अपने आप में बहुत कमाल का है राजू। अगर आप होते, हम लोग धूप में खड़े तो जरूर हैं, लेकिन इतना इसका आनंद हम उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मैं समझ सकता हूं, जब व्यस्तता होती है, और व्यस्तता भी देश के प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की है, तो वो आनंद ज्यादा देती है जिसका आप लाभ उठा रहे हैं। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री की इस कवरेज के बाद आप भी त्रिपुंड लगाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। राजू, हमने तो एक दिन जाके त्रिपुंड लगा लिया, बाबा का दर्शन कर लिया, लेकिन बाबा का दर्शन तो जितनी बार मिले वो कम है, क्योंकि जब हम उनके दरबार में जाते हैं तो सारे जो जितनी समस्याएं होती हैं हम उसको पीछे कर देते हैं, और हमारे पास सिर्फ अध्यात्म होता है, हमारे पास सिर्फ शांति होती है, और हमारे पास सिर्फ दूरदृष्टि होती है। और बाबा के दरबार से यही मिलता है, और यही हमें जो है आगे का रास्ता दिखाता है। हमें ये समझना होगा कि धर्म जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और धर्म को लेके जब हम चलते हैं, जैसे कि धर्म के जरिए जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं, तो वो अलौकिक जो शक्ति है, जो जिसकी हम चाह रखते हैं, वो शक्ति जो है हमें अंदर से ताकत देती है राजू। क्योंकि हम रोज जो है चुनौतियों से दो चार होते हैं, और इन चुनौतियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो एक तीसरी शक्ति होती है। हमें ये नहीं पता है कि कल हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि कोई तो है जो हमें नियंत्रित करता है। हम रास्ते तो बना सकते हैं, लेकिन सवाल है रास्ते आगे के क्या होंगे, वो भी जो है हमें बाद में ही पता चलता है। हम रोज सपने बुनते हैं, उसको पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कभी कभी हमारे रास्ते तुरंत जो है बदल जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम तय नहीं करते हैं राजू, हमने यही देखा है, हमारा अनुभव यही कहता है। और आप देखिए हर हर महादेव के जो है नारे लगने लगे। मुझे लगता है कि इन जो जनता बहुत देर से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है, उनको वो भी जो है इस नारे के साथ थोड़ा लोगों में उत्साह भरना चाहती है, जिस तरीके से हम लोग भी अधीर हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री निकल जाए तो जनता से जरूर पूछिएगा, क्योंकि मुझे लगता है, यकीन है कि धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है, उसमें इतनी देर का इंतजार, ये दीवानगी ही कही जा सकती है। अरविंद, हाँ राजू, एकदम ये दीवानगी ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता की,
कि उनको जरा सा भी वो विचलित नहीं है, एकदम सीधे धूप हमारे जो है सिर पे है, सूरज हमारे आसमान पे चमक रहा है और उसकी ताप से हम लोग बेहाल हैं। लेकिन जनता भी बेहाल है, लेकिन उनको फर्क नहीं है। उनको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बनारस के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी, वो निकलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हो जाती हैं कि बनारस से सांसद जो है वो देश का प्रधानमंत्री हो और देश का पूरी दुनिया में नेतृत्व करे। आप ये भी देख सकते हैं राजू कि किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत की जो मजबूती है बढ़ी है। लोग जो है भारत को जो है एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। और आप देखिए हमारे बगल में पड़ोसी पाकिस्तान की हालत देखिए, उसकी क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बाकी चीज़ों से अलग बनाती है और हम उस काम के नतीजे को भी देखें, बाकी जगहों पे देखें, तो वो उसका बड़ा मायने है। तो हमें ये समझना होगा कि राजनीति जो है हमें किस तरफ लेके जा रही है और जनता जो है इसको समझ रही है, इसको जो है बनारस में जो है अपने नेता के रूप में प्रधानमंत्री को देख के जो है वो जताना चाहती है, दिखाना चाहती है। देखिए एसपीजी के लोग जो है वो एक्टिव हो गए हैं, बातचीत चल रही है, मोबाइल पे इनके पास मुझे लगता है कि संदेश आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ये लोग जो है गाड़ियों में बैठ गए। इसका मतलब प्रधानमंत्री के आने का जो है थोड़ा जो समय है बताया जा रहा है कि ये लोग भी जो है चहलकदमी कर रहे हैं। राजीव, आप देख रहे हैं एसपीजी के काली वर्दी में ये जवान जो है अलग ही लग रहे हैं और इनकी स्टाइल भी अलग लग रही है। तो ये बड़ा अहम है और हम भी इंतजार कर रहे हैं, जनता भी इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्टूडियो में बैठ के आप भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतना समय क्यों लगा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अलग स्टोरी है, एक अलग मैं कहानी प्रधानमंत्री को तो देखना ही चाहता हूं, उनकी भाव भंगिमाएं भी देखना चाहता हूं दर्शकों की तरह, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आज जब आप जनता से बात करेंगे जनता किस तरीके के जवाब देगी, क्योंकि कल रोड शो के वक्त जनता के जवाब बड़े अद्भुत निकलकर सामने आ रहे थे। अरविंद, राजू, मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी जनता से बात करूं, क्योंकि जनता जो है घंटों से यहाँ खड़ी है और वो भी चाहती है कि प्रधानमंत्री का एक बार एक झलक उनको मिले और उसके बाद जो है वो यहाँ से जाएं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं